हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इसके पहले भी आज जो वीडियो वैसे मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं वो करने वाला हूं पीवाईक्यूज 10th के साइंस 1 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। हमारे मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है 2024 का है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसके पहले भी अलजेब्रा का भी आपको अगर पता होगा, अलजेब्रा के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं 2024 के। विकी सर ने सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उनको भी देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके चेक देख सकते हैं आपके अलजेब्रा का वो 2024 का वीडियो। ठीक है, खैर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ऑलरेडी आप लोग के पास भी कम टाइम होगा, तो उस टाइम का सही तरीके से यूज़ करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जब तक मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का पेपर है, 2024 का है। ठीक है, टाइम 2 आवर्स आपको मिलता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत टफ आया था, इजी पेपर था, बस खाली हमें देखना है, समझना है। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है आपके इस पेपर की। अगर मैं बात करूं 2024 के साइंस 1 के पेपर की बात करूं अगर मैं, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या देखे दिया है हमसे। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, हमसे एमसीक्यू का क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट उन्होंने पूछा है। और ऑप्शन हमें क्या क्या दिया है उन्होंने, कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का अगर तुमको याद हो तो हीट नाम का जो चैप्टर है उसमें भी, इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी हीट के बारे में है। अगर याद हो आपको तो हीट का आपने फॉर्मूला देखा है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि हीट का फॉर्मूला, अगर क्या हीट का यूनिट क्या आया था एसआई यूनिट, तो हीट का एसआई यूनिट आया था हमारा जूल। क्या आया था, जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है हमारी, जूल होती है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, जिसको हम यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जूल। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ। ठीक है, इन्होंने हमसे क्या बोला कि हम सन को देख सकते हैं। मतलब इनका क्या कहना है क्वेश्चन में कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन है, मान लो लाइन, सन यहाँ पे रहता है तभी भी हमें ये यहाँ पे कहीं दिखाई देता है, ऐसा क्यों। ठीक है, रीजन क्या है। तो अगर आपको 6th वाला चैप्टर याद हो आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें होती हैं ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, की लाइट यहाँ से आती है, रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पहुंचती है, इसलिए सन हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। मतलब सनराइज हुआ भी नहीं रहता, फिर भी हमें ऐसा लगता है सनराइज हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए रिफ्रैक्शन, इसका ऑप्शन होना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाला ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट होगा इस बार। ठीक है, कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है हमसे और क्वेश्चन, इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ये चैप्टर आपका कार्बन कंपाउंड से है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बोला गया है इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है डैश सी डबल ओ एच, सी ओ ओ एच। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, ऐसा कुछ होता है। ठीक है गाइस, सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, या फिर ऐसा देख लो। तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच, पहला वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वही हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और कौन सा है, इन सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस। बेटा आप फिर लेंसेस वाला चैप्टर भी देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जब भी माइक्रोस्कोप जो रहता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। 1 सेकेंड, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चंस हैं देखो। फिर बोला गया इन डैश प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टेन टिन इज डिपॉजिटेड
ऑन मेटल। टिन की बात कर रहा है, देखो दो टाइप के प्रोसेस आपने देखे हुए हैं, एक गैल्वेनाइजेशन, एक टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन में अगर याद हो थोड़ा सा, तो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक का यूज करते हैं Zn, और टिनिंग में हम यूज करते हैं किसका, टिन का, जिसको हम बोलते हैं Sn। ठीक है, इसमें हम टिन का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। इन प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टेन टिन इज डिपॉजिटेड। टिन डिपॉजिट किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिनिंग। तो टिनिंग हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, विच इज बी। B1 हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। हमसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आंसर द फॉलोइंग। राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। एक ऐसे एटम का नाम बताना है जिसका स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो सबसे पहला एटम आता है हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा आता है हीलियम। हीलियम के पास, हाइड्रोजन के पास भी एक ही ऑर्बिट होता है और हीलियम के पास भी एक ही ऑर्बिट होता है। बट फर्क इतना रहता है कि हीलियम के पास, हीलियम का जो एटम होता है उसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मान लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां मान लो। ठीक है, हाइड्रोजन में कैसा होता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर, ऑर्बिट एक ही है दोनों के पास। तो सेम ऑर्बिट, इसके पास भी एक ही ऑर्बिट, इसके पास भी एक ही ऑर्बिट, मतलब इसके पास भी एक ही शेल, इसके पास भी एक ही शेल। तो सबसे छोटे तो यही नहीं, दोनों में से कोई होगा, क्योंकि इनके अलावा और जो पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, 2 हो जाते हैं या 2 से ज्यादा हो जाते हैं। 2 ही शेल वाले यही दोनों बचते हैं, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब सही आंसर कौन सा है, सबसे पहला वाला करेक्ट होगा क्या, नहीं। बहुत लोग इसको सोचते हैं करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है और सबसे पहला यही है तो सबसे छोटा यही होगा साइज में। बट ऐसा सच में नहीं होता, एक्चुअल में होता है सबसे छोटा कौन, He। क्योंकि याद रखना यहाँ पे प्रोटॉन कौन से चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज, नेगेटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब दो दो चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब यह है कि जो भी चीज, अगर मान लो किसी चीज को कोई अपनी तरफ खींच रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए उसका साइज सबसे छोटा होता है। तो हीलियम वो एटम है जिसका साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, हीलियम। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द नेम ऑफ द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। इसका आंसर हमारा क्या आया बच्चों, हीलियम आया। हीलियम वो एटम है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। आगे देखते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट एक ही लाइन में मैं इसका आंसर दे देता हूँ, CaCO3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे ही बोला जा, चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद और धीरे धीरे हम समझ जाएंगे क्या है जैसे जैसे आएगा। राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का क्या यूज है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको कंफ्यूज मत होना। कैलोरीमीटर का यूज होता है टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, अगर उस टाइम पे स्पेसिफिक हीट ना ध्यान में आए तो आप हीट भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलोरीमीटर का यूज किस लिए होता है, हीट मेजर करने के काम में आता है, या स्पेसिफिक हीट मेजर करने के काम में आता है कौन, कैलोरीमीटर। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसे कैलोरीमीटर यूज होता है हीट मेजर करने के लिए। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल। जिसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसकी, रुक जाओ। अब ठीक है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन। इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमसे हाइड्रोकार्बन बताना है। तो अगर हाइड्रोकार्बन बताना है तो एक तो ये कार्बन है तो एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन है तो ये कार्बन। ठीक है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। हमसे पूछा गया हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो कितने कार्बन है सबसे पहले काउंट कर लो। कार्बन 1 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन से कौन सा हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है, ईथेन। कौन बनता, ईथेन। तो इसका नाम क्या है, ईथेन है। ओके, इजी है क्वेश्चंस, मतलब ऐसा नहीं है कि टफ जाएंगे क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सा चैप्टर को पढ़े हुए हो, थोड़ा बहुत जानकारी आप रखते हो, तो ऐसा नहीं चैप्टर क्वेश्चंस बहुत टफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये CH3-CH3, इसका मतलब हो गया हमारा ये क्या है, ईथेन। इसी को आपकी बुक में हो सकता है फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हो, C2 और हाइड्रोजन देखो 2+2+2 कितना, H6, C2H6, इसका नाम ईथेन ही होता है ना।
कार्बन कंपाउंड में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसका नाम क्या है, इथेन है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला मैच द कॉलम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड दिया है इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 1.31, 1.36, 1.33। हमसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता है 1.33। कितना होता है, 1.33। और भी कुछ चीजों, जैसे एक वाटर का याद रखो आप, एक जैसे एयर का आप याद रख सकते हो, ये भी ध्यान में रखो, तो एयर का होता है 1.0003। ठीक है, वैसे ही बेंजीन का आप याद रख लो, वो भी काफी टाइम काम आ जाता है हमें, जिसका होता है 1.5। ठीक है, वैसे ही आप डायमंड का यूज कर देख सकते हो, डायमंड का होता है 2.42, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के आप एटलीस्ट याद रखो। ग्लास का 1.51 होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बट फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वाटर का होता है 1.33। नाउ गिव साइंटिफिक रीजन हमें देना है। व्हेन गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हाई। ठीक है, तो व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, CaCO3। तो लाइमस्टोन को हीट करने के बाद जो गैस बन रही है, उस गैस को पास किया गया किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH ट्वाइस, लाइम वाटर होता है। ठीक है, इसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। और ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, हो जाएगा हमारा क्या, लाइमस्टोन। ठीक है, हाँ, तो लाइम वाटर क्या होता है हमारा, ध्यान दो, लाइम वाटर हमारा रहेगा लाइम वाटर हमारा होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हो जाएगा लाइम वाटर। अब हम देखते हैं क्या क्या होगा। पहले व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट किया, जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद होगा क्या, एक्चुअली में हीट करने के बाद इसमें से एक O बचेगा, मतलब बनेगा CaO प्लस, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, जब लाइमस्टोन को हीट किया गया तो जो गैस बनी, कौन सी गैस बनी है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर के थ्रू इसको पास किया गया, इसके थ्रू इसको पास किया गया। जब लाइम वाटर के थ्रू पास किया गया तो उसको वो टर्न्स मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस, जब कैल्शियम, रिएक्शन लिख दो जरा सा, देखो क्या हो जाएगा, सी कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, यही लिख देता हूं मैं, Ca, ये Ca है गाइस, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो फिर से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बनता है, प्लस वाटर। और ये जो चीजें बनेगी ये मिल्की कलर की होती है, मिल्की होती है। ठीक है, मिल्की, स्मोकी फ्लेवर, स्मोकी अपीयरेंस देते हैं। तो वही उन्होंने बोला, व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के थ्रू उसको पास किया जाता है तो उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन बल्ब का यूज किया जाता है। क्यों, रीजन ये है कि जो टंगस्टन मटेरियल होता है, मान लो ये टंगस्टन है, बल्ब की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा बल्ब आपने देखा होगा, ऐसा रहता है, ऐसा। और ये जो चीज रहती है, ये स्प्रिंग, एक छोटी सी स्प्रिंग रहती है, येलो कलर का बल्ब आता है आपके घर पे रहता होगा, ये जो छोटी सी स्प्रिंग है इसे बोलते हैं, ये टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, ये टंगस्टन का है, TU है, यू, टंगस्टन का। ठीक है, अब ये जो टंगस्टन का बल्ब, टंगस्टन का वायर है, ये टंगस्टन के वायर के जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बच्चों, वो होती है अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस।
3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जल्दी मेल्ट होता नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई चीज मटेरियल मैं यूज करूंगा तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये हीट होके मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो गया तो एक बार सर्किट ब्रेक हो गई तो ये बल्ब जलेगा नहीं। इसलिए किसका यूज करते हैं हम? टंगस्टन का यूज करते हैं। टंगस्टन का यूज करने से फायदा क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा है कि हीट होने के बाद भी ये मेल्ट होता नहीं है और ग्लो करता है और हमें लाइट देता है। क्लियर? तो इसलिए टंगस्टन मेटल हमें यूज करते हैं। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनोइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। Now, on exposure to air, silver article turns blackish after some time. सिंपल इन्होंने बोला कि अगर हम सिल्वर को बाहर रखे तो ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ इसका रिएक्शन होता है और जो कलर बनता है उसके ऊपर लेयर जो आती है वो ब्लैकिश, मतलब इसका करोजन होता है। अगर हम बात करें तो सिल्वर का क्या हो जाता है? करोजन, और वो ब्लैकिश कलर का होता है। किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से। क्लियर? देखते जाओ, फटाफट समझते जाओ। स्टेट डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। इन्होंने बोला स्टेट करो डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब यहाँ पे 3 होता है बच्चों, और डॉबर्नियर का लॉ उन्होंने क्या था? तो डॉबर्नियर ने क्या किया था एक्चुअली में, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं किया था बट थोड़ा सा किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनके पास जो भी एलिमेंट्स थे, इनके पास जो भी एलिमेंट्स थे उसको इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रख दिया था। ठीक है, मैं पूरा समझा देता हूँ। एटॉमिक मास के बेस, जिसका मास कम है उसको पहले नंबर पे, जिसका मास ज्यादा है उसको दूसरे पे, फिर तीसरे वाले का, और ऐसे करते करते वो रखते चले गए थे। ऐसा करके उन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया था। कितने का? 3-3 का ग्रुप बनाया था। अब 3-3 का ग्रुप बनाने के बाद एक एक चीज समझते रहना। 3-3 का ग्रुप बना के उन्होंने बोला ये जो पहले 3 एलिमेंट होंगे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, मतलब इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इसे ही उन्होंने नाम दिया डॉबर्नियर ट्राइड। ट्राइड मतलब ये 3, सब एटॉमिक मास सबका इंक्रीज होते जा रहा है। और एक चीज उन्होंने बोला फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर मास और थर्ड वाले का मॉलिक्यूलर मास, थर्ड वाले का अगर इसका हम मीन निकालें तो सेकंड वाले का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है, सेकंड वाले का मास मिल जाता है। एग्जाम्पल भी हमसे पूछा गया है तो इसके लिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वही ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब अभी तक के हमारे नॉलेज के हिसाब से बच्चों लिथियम का मास होता है 6.9, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का 39.1, 39 ठीक है। आगे देखते हैं। ये मास हमें पता है कि इतना होता है, तो हम जरा इस रूल से चेक करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड का मास निकाला जाए। उन्होंने एक एग्जांपल भी पूछा है तो एग्जांपल में हम यही वाला लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, तो इन दोनों के मास का मतलब मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। तो दोनों का पहले और तीसरे का मीन निकालना है तो सेकंड वाले का मास मिलता है, तो आ जाएगा 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 23, जो एकदम करेक्ट आया है। अच्छा, इन्होंने ये भी नहीं बोला था कि एग्जैक्टली सेम वही आएगा आंसर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, बट यहाँ तो अच्छी बात है कि यहाँ पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझो इस चीज को। डॉबर्नियर ने क्या स्टेट किया था कि उन्होंने एक सिंपल, जितने भी एटम्स उस टाइम पे एलिमेंट्स थे उनके एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रखते चले गए और 3-3 का उन्होंने ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला ये 3 चीजों की प्रॉपर्टी, 3 मटेरियल की या 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेम एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर होंगी, और फर्स्ट और थर्ड वाले के मास का अगर हम मीन निकालते हैं तो सेकंड वाले का मास मिलता है, जो हमने यहाँ पे देखा एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं ये जगह की जरूरत हमें पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो देख लेते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। हमसे पूछा गया इसका यूज बताओ और आइडेंटिफाई। ओके, नीचे कुछ अलग क्वेश्चन है गाइस,
तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दो, जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले आपको गाइस, तो यहाँ पे चेक किया करो कि यहाँ पे बैटरी है कि नहीं। अगर यहाँ बैटरी नहीं है, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ कोई बैटरी नहीं है, यहाँ एक लगा हुआ है और ये क्या है, आमीटर है। आमीटर है, आमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। तो कोई बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी है नहीं, तो मतलब इसको करंट दिया नहीं जा रहा है। और जब भी यहाँ पे बैटरी ना हो, जब भी आप सर्किट देखो और आपको दिख जाए कि यहाँ बैटरी नहीं है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो जनरेटर है, ठीक है। अब जनरेटर दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो ये कौन सा जनरेटर है, एसी है या फिर डीसी है, ठीक है। तो एक बार ये पता चल गया कि आपको जनरेटर है, तो जनरेटर होने के बाद आप तुरंत जाओगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये स्लिप रिंग है, इसे क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिंग ऐसा एक ही है, जैसे यहाँ पे देखो एक ही रिंग दिख रही है ऐसी, ये दिख रहा है ना, यहाँ से इस वायर से आई, इस वायर से आई, एक ही है। अगर एक ही है तो वो डीसी जनरेटर होता है। लेकिन अगर मान लो इसी में ऐसा होता, देखो मैं थोड़ा रब करके बताता हूँ, इरेज करके, ठीक है। देखो अगर ऐसा ना हो के ऐसा होता कि एक रिंग यहाँ पे है, दिख रहा है, और ये वाला वायर थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ से भी एक रहता, ऐसा मान लो, जैसे एक ये एक यहाँ, ऐसा भी रहता अगर, तब ये बनता है एसी जनरेटर, अल्टरनेट जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर, ठीक है। अभी ये फिलहाल हमारा डीसी जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है वो रिंग, ठीक है, यहाँ पे रिंग एक ही है। तो पहचानने का तरीका ध्यान में रखोगे। क्या बोला मैंने, ये एक जनरेटर है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसे चाहिए नहीं। तो अगर तुमने बैटरी यहाँ पे लगा दी, मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी उसे दे रहे हो, तो वो जनरेटर नहीं, तो वो मोटर हो गया। अगर यहाँ पे मान लो बैटरी है तो वो मोटर होगा, बट यहाँ बैटरी नहीं है, यहाँ कोई सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स ही नहीं है, यहाँ सिर्फ करंट मेजर किया जा रहा है, मतलब करंट बन रहा है यहाँ पे, और वो काम किसका होता है, जनरेटर का। एक रिंग लगी हुई है तो उसे हम डीसी जनरेटर बोलेंगे, अगर दो दो रिंग लगी हुई है तो हम उसे एसी जनरेटर बोलेंगे। फिलहाल ये है हमारा डीसी जनरेटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले तो एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम अगर याद रखना हो तो पीएसएलवी लिख लो, ठीक है, यही याद रख लो। पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो पोल्स के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इन्होंने बोला व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब क्या होता है। जैसे सिंपल सी बात देखो, मान लो आपको यहाँ से मुंबई जाना है या कहीं पे भी, आपके घर से मान लो 100 किलोमीटर कहीं आपको जाना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे, एक व्हीकल होगा जो आपको यहाँ से वहां ले जाके छोड़ेगा, राइट। तो वैसे ही कि मान लो ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड मुझे यहाँ पे कोई एक सैटेलाइट घुमानी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट वो सैटेलाइट को मैं नहीं भेज सकता वहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास एक व्हीकल होगा, एक ऐसा कोई मिसाइल होगा, ऐसा कुछ चीज होगी जिसके अंदर मैं सैटेलाइट को रख के और फिर उसके बाद उसको भेजूंगा वहां पे। तो वो व्हीकल द व्हीकल which is used to send the satellite from its to its रीजन या टू इट्स ऑर्बिट, वो उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए जिस व्हीकल का हम यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो व्हाट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो सैटेलाइट जो विच इज यूज टू सेंड द सैटेलाइट इन देयर ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए जो हम व्हीकल का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे उसमें से एक एग्जांपल है, क्या है, पीएसएलवी। पीएसएलवी अगर देखोगे तो वो कुछ इस टाइप का रॉकेट होता है, ठीक है। इसके फोर्थ वाला जो स्टेज होता है, ये ऊपर वाला जो स्टेज है, इसे फोर्थ होता है, फोर्थ स्टेज, इसी में रखा जाता है हमारा सैटेलाइट। इसी के अंदर क्या रहता है, सैटेलाइट, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी पॉइंट हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल। फ्री फॉल क्या है और व्हेन इट इज पॉसिबल। तो ये वैसे तो ये इसका आंसर बहुत ही आसान होना चाहिए, आप फटाफट लिख सकते हो। कोई भी चीज अगर
गिर रही है नीचे, जैसे इसको मैंने छोड़ा, इसके ऊपर मैंने फोर्स नहीं लगाया, जस्ट मैंने छोड़ा है इसको, तो जब मैं इसको नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। तो ये एक्चुअल में अगर मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं तो ये नीचे गिर क्यों रहा है? शायद इसके ऊपर कोई फोर्स तो लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई चीज सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरे, या फिर ऐसा बोलो कि अगर कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे, तो उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। हमसे क्या बोलेंगे? फ्री फॉल, की मतलब फ्रीली फॉल हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसे ही हम बोलते हैं फ्री फॉल। इफ अ बॉडी इज फॉलिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको लिखना है तो आप पॉज करके पहले भी डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है? मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सको, ठीक है? व्हाट इज फ्री फॉल? तो इफ द बॉडी इज फॉलिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, उसे ही बोलेंगे हम फ्री फॉल। व्हेन इट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है? जब एयर कोई मीडियम ना हो, जैसे वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर वैक्यूम के अंदर अगर कोई चीज ड्रॉप करोगे तो वो सीधा फ्री फॉल होगा। तो कब पॉसिबल है? वैक्यूम में, वैक्यूम में ये पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स लेंस का कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ इन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? व्हाट इज इट्स पावर? हमसे पावर पूछा है उन्होंने। तो पावर का फॉर्मूला अगर याद हो तुमको, तो ये लेंस वाले चैप्टर से है। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/f। बस ध्यान क्या रखना है कि f जो है वो मीटर में होना चाहिए बच्चों। किस में होना चाहिए? मीटर में। f किस में होना चाहिए? मीटर में। क्लियर? तो द फोकल लेंथ ऑफ, अभी ये f हमें किस में दिया? 20 सेंटर में, 20 सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट हम सॉल्व करते करते कन्वर्ट कर लेंगे। p इज इक्वल टू 1/f। f क्या है हमारा? 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 10/2, और कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, मतलब 5 इसका पावर है। अच्छा, आगे हम d लिखते हैं बच्चों, क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। पूरा फुल फॉर्म पूरा नाम लिखूं तो DIOPTR, डायोप्टर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था यार, बहुत जल्दी हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, मेन बात ये है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया पावर, तो पावर होता है 1/f। बस ये ध्यान में रखना है आपको हर बार कि f जो है वो मीटर में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर। अगर मीटर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है? चलो, आंसर द फॉलोइंग एनी 5 करने हैं हमें, और 15 मार्क का है, मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। देखते हैं क्या क्या। अच्छा, पहले तो हमें कुछ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। पढ़ते हैं, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे लिखे भी हैं, टिक मार्क किए हुए हैं। खैर, देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया है। हम पहले पढ़ते हैं। इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, उसको कितने ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है? तो टोटल आपने पता है कि 4 ब्लॉक में कम किए गए हैं, और वो चारों ब्लॉक का नाम है SPDF। ये 4 ब्लॉक है, इन्हीं चारों ब्लॉक में बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 4 ब्लॉक्स। तो 4 ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, ये हमारा। तो ये हमारा हो गया पहला वाला ऑप्शन। क्लियर? दूसरा उन्होंने बोला ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट ब्लॉक। ये पहले वाले ब्लॉक में होते हैं, और पहले वाले ब्लॉक का नाम क्या है? S ब्लॉक, ठीक है? तो इंक्लूडेड इन S ब्लॉक, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो पहले वाले ब्लॉक में रहते हैं, तो उनका नाम क्या है? S ब्लॉक। तो यहाँ पे S ब्लॉक ये रहा, तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है? तीसरा, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब मेटल्स है। कौन से मेटल्स होते हैं? अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है? ग्रुप 13 to 18, 13 से 18 की बात की जा रही है। एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन P ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में? दूसरा वाला ब्लॉक। थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं तो ऐसा कुछ था आपका, देखो जरा, ऐसा ही पीरियोडिक टेबल है। ये वाला बच्चों हमारा होता है S ब्लॉक, ये होता है हमारा P ब्लॉक,
ये होता है डी ब्लॉक, और नीचे एक और रहता है वो हमारा होता है एफ ब्लॉक, है ना। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, नीचे होता है एफ ब्लॉक, SPD F। अब जरा ध्यान देते हैं, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन को छोड़ के सब बाकी सब मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 to 18, 13 to 18 मतलब वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से इतना। तो ये वाले पार्ट में हमें ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो पहले तो वही लिख देते हैं, चलो पी ब्लॉक, ठीक है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ये रहा, ठीक है। चौथा देखो आगे, दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आया मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ये यहां से ये वाला जो पार्ट है ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन भी हो गया। और एंड ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, 3 to 12 included in D block and all the elements are metal। मेटल होते हैं, देखो मेटल का ऑप्शन है कहीं, हाँ ये रहा। तो ये हो गया हमारा पांचवा। अब और बचा है, elements shown at the bottom of the periodic table lanthanide and active constitute। और हमारे पास ब्लॉक्स हैं बचे हुए, SPD F ब्लॉक है ना हमारे पास, तो ये रहा हमारा छठा ऑप्शन। नीचे वाला जैसा मैंने बताया F ब्लॉक, मुझे लगा ऑप्शन में ही नहीं है बट है, तो ये हो जाएगा हमारा F ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा हमारा F ब्लॉक। तो इस तरीके से हमारा सारे ऑप्शंस फिल हो गए हैं। इनको आपको बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको नॉलेज हो रहेगा तो आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ क्या क्या फिल किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, किसी एक फैक्टर को एक्सप्लेन भी करना है और पहले तो ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्टेंट, टाइप ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल। तीसरा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। चौथा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और पांचवा होता है कैटलिस्ट, ठीक है। ये पांच हमने नाम लिखे हैं, पांचों को समझते हैं। टाइप ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ठीक है। जरा देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले तो ये समझो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल का रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्पीड को चेंज कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ रिएक्टेंट। टाइप ऑफ रिएक्टेंट में इन्होंने एक एक्सप्लेन करने को बोला, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये तो हो गए फैक्टर्स जो आपको धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम एक हर एक को एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसमें से जो आपको सही लगे वो आप लिख लेना अपने एग्जाम में, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट मतलब हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव। अगर मान लो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। लाइक सोडियम, सोडियम को पानी में डाला तो बहुत जल्दी रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। वहीं आयरन को डाला तो स्लो होता है। तो इट डिपेंड्स कि क्या बोला जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर हाईली रिएक्टिव मटेरियल रहेंगे तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, अगर लो रिएक्टिव रहेंगे तो स्लो करेंगे। तो पहले वाले का तो ऑप्शन ही है, पहले वाले का तो एक्सप्लेनेशन ही हो गया। दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब अभी जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने बोला पानी के अंदर तुमको शक्कर दिए, थोड़ा सा शुगर दिया जा रहा है और वाटर के अंदर उसको तुम्हें डिसॉल्व करना है। तो अगर मान लो शुगर का मैं छोटे छोटे पार्टिकल किया रहूंगा और तब डिसॉल्व करूंगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर वही उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े रहेंगे और तब मैं डिसॉल्व करूंगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, डिसॉल्व तो होगा बट थोड़ा टाइम लेगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल, अगर साइज की हम बात करें, साइज कम होगा तो जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा।
रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट, है ना, रिएक्शन फास्ट होगा, ध्यान रखेंगे ये चीज, ठीक है। इससे रिएक्शन अगर वही साइज अगर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, कोई भी चीज में देखो, जैसे खाना पकाया जा रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा, मतलब रिएक्शन जल्दी फास्ट हो गया। तो जब भी हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, और टेम्परेचर अगर कम रहा तो रिएक्शन स्लो होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो, जो रिएक्शन में कर रहे हैं, टेक्स प्लेस हो रहे हैं, जो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मतलब फीका बनाया गया हो उन्हें, है ना। जैसे कहने मतलब ये है कि मैंने ये बोला, सपोज करो कोई भी चीज ले, जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास में मतलब मैंने सपोज करो, आप ऐसा समझो कि मैंने नींबू और पानी एक साथ मिला के, पानी में नींबू डाल के थोड़ा नमक डाल के फिर पीने के लिए दिया, तो कैसा लगेगा। और दूसरा ऑप्शन ये सोचो कि मैंने नींबू लिया और सीधा डायरेक्ट मुंह के अंदर आपने निचोड़ दिया, तो कैसा लगेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड जब रहेगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन अगर वही डाइल्यूटेड रहा तो रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन की कहानी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि कभी कभी इन सब से काम नहीं बनता, इन सब में से किसी से भी काम नहीं बनता, तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट एक कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम ऐड करते हैं रिएक्शन में। ये कैटलिस्ट जो होता है ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, बट डोंट अफेक्ट द रिएक्शन। मतलब इसकी वजह से रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आते, बस खाली स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो उसका यूज कैटलिस्ट के लिए किया जाता है। क्लियर, कैटलिस्ट का यूज तब किया जाता है। तो फिर से एक बार सुन लो, टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, काफी बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इन्होंने, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में हीट नाम के चैप्टर 4th चैप्टर का है, अगर आपको स्टार्टिंग से याद हो तो ये ग्राफ कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करता, ये लेटेंट हीट का ही है ग्राफ, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा बोल सकते हो। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब कोई चीज सॉलिड में थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई, उन सब चीजों का उसी का ग्राफ है ये। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, इन्होंने क्या पूछा हमसे, इन्होंने ये पूछा हमसे, व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट। ये ए बी ये रहा, ये ए है, ये बी है, तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में। तो ये वाली लाइन अगर आप देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये यहाँ से चीजें किस में कन्वर्ट हो रही हैं, अगर याद हो थोड़ा, तो सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड, ध्यान रखना। मतलब ए से व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा और वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइन बी सी रिप्रेजेंट, बी और सी वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से लेके सी मतलब यहां तक, ये वाली लाइन है ना। तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसमें स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ लिक्विड ही है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। तो एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन, अरे यार चलो ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100, 0 से लेके कहाँ तक जाना है 100, देख लो 100 तक, ठीक है। 0 से लेके 100 तक इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज नहीं होगा, लिक्विड ही रहेगा, वाटर ही रहेगा, ना तो सॉलिड आइस बनेगा ना ही स्टीम बनेगा। बस 3 चीजें पूछी थी। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन,
दूसरा व्हाट डज लाइन ए बी रिप्रेजेंट, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी हमसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर ही है, लिक्विड। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया हमें, कंपेयर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर, हमें करना है। चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लेता हूँ। चलो ध्यान दो, यहाँ फिगर हमें दिया नेम ऑफ द डिफेक्ट। अब अगर थोड़ा याद हो तुमको तो लाइट रेज आई है, ठीक है, और वो मिली कहाँ है, रेटिना के पहले। जब रेटिना के पहले कोई चीज मिलती है, रेटिना के पहले, तो जो डिफेक्ट होता है उसे मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मायोपिया, या फिर नियर साइटेडनेस भी इसको हम बोल सकते हैं, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती, बट नजदीक की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती है। क्लियर, तो ऐसी चीजों का क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं, ध्यान दो, ऐसी पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा पोजीशन भी पूछा है, ओके, पोजीशन क्या है, बिफोर रेटिना। कहाँ बन गया इमेज, बिफोर रेटिना। देखो जरा थोड़ा समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट रेटिना होता है, तो यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, बट इमेज कहाँ बन गया, रेज आके यहाँ मिल गई, तो रेटिना से पहले मिल गई, तो बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले इमेज बन गया। क्लियर है। अब हमसे ये पूछा है, और डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। इन्होंने बोला कौन सा लेंस यूज करो टू करेक्ट द डिफेक्ट, कौन सा लेंस यूज करें। अब आप ध्यान दो, एक्चुअल में ऐसे में हम यूज करते हैं ये वाला लेंस। उसका रीजन है, थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेंसेस नाम का भी चैप्टर, तो वहां पे जाके आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से जब लाइट रे आएंगी तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, ऐसे वाइड होंगी, है ना, और फिर उसके बाद बेंड होके कहाँ पहुंचेंगी, रेटिना पे, तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से काम बन जाता है। यहाँ पे देखो, अब तो जो बच गया वो, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसे ही बोलेंगे हम फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीजें तो क्लियर दिख रही हैं, बट नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती। इसमें इमेज कहाँ बन रहा है, देखो ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, रेटिना के पास, मतलब बिहाइंड द रेटिना, या फिर ऐसा बोल सकते हो आफ्टर रेटिना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है अगर हमें, तो हम आगे लगाएंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, जिससे लाइट रेज पहले से ही थोड़ी बेंड हो जाएंगी, और फिर और बेंड होके ये कहाँ मिलेंगे, जाके रेटिना पे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये क्लियर इमेज तभी मिलने वाला है जब चीजें रेटिना पे मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इसका हमारा आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बोला राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली बात तो याद रखो, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप यही लिख सकते हो कि ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तीसरा आप ये लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो शार्प एज के होते हैं, जैसे आपका घर का नमक जो होता है वो भी एक आयनिक कंपाउंड ही है गाइस, घर का नमक, है ना, जो आपके घर पे नमक रहता है कॉमन सॉल्ट, वो भी है ना, शार्प एज होते हैं, पी है ये, शार्प एज। चौथा पॉइंट अगर और लिखना चाहते हो तो जब ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे ही जब ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया। एक और अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख देना, चलो ठीक है। ये तो सब है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं।
अब देखो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो बात अलग है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आपको चैप्टर में थोड़ा बहुत आता रहेगा, सिर्फ आंसर्स में क्या क्या लिखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स हैं बट उतने मार्क का क्वेश्चन नहीं है, तो यही इतने ही पॉइंट लिख डालो बहुत है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने बोला न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करो। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ क्या था, मतलब स्टेटमेंट वो पूछ रहे व्हेन टू बॉडीज, देखो दो बॉडीज हैं, व्हेन टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 separated by a distance d, separated by a distance d, then they will attract each other by a force, by a force। जैसा बोला डायग्राम में था वही हमने लिख दिया। अब उसके बाद आगे की कहानी मैं यहाँ पे बगल में लिख के दिखाऊंगा। क्या बोला उन्होंने, when two bodies having some masses like m1 and m2 separated by a distance d, then they will attract each other by a force, and that force is directly proportional to the product of the masses m1 m2, okay, directly proportional, and inversely proportional to the square of distance between their center, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। कैपिटल G एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गाइस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो फिलहाल तो इन्होंने हमसे स्टेटमेंट पूछा था तो वो लिखा, हमने ये लिखा। क्या हुआ पूरा स्टेटमेंट, व्हेन टू बॉडीज m1 and m2 separated by a distance d, then they will attract each other by a force, and that force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their center, ठीक है। और फिर ये वाला पॉइंट लिखना है और खत्म कर देना है। पॉइंट नंबर बी देखो क्या पूछा इन्होंने ये पूछा हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल। डिस्टेंस कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज, कि फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। इन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रिपल हो गया तो मतलब 3d का स्क्वायर हो जाएगा। 3d का स्क्वायर हो गया मतलब जी m1 m2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9d का स्क्वायर। अगर आप देखो तो नीचे 9 आ गया, पहले नीचे d था अब नीचे 9। अच्छा डिवीजन में नीचे 9 आया मतलब फोर्स कम होगा, कितने टाइम्स कम होगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। मास अगर डबल हो गया मतलब m जो था वो 2m हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा। द F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G 2m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ध्यान देना उन्होंने एक ही बॉडी को मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल किया है तो 2m हो गया और हो गया हमारा काम। और क्या, तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा। ये 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा यहाँ फोर्स, और यहाँ डबल हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम अपना क्या, द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 3.08 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा कैलकुलेशन है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ से दूर कोई एक सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है जिसकी स्पीड इन्होंने दे के रखी है, स्पीड देखो कितना है 3.08, और हमसे पूछा गया और कितने हाइट पे 35780 हाइट पे उड़ रहा है। हमसे पूछा गया टाइम बताओ। तो टाइम एक्चुअली में होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच्चों। एक चक्कर मारने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 3.08, ठीक है 3.08। अब मेन बात यह है कि 2πr, चलो लिखते हैं 2π की वैल्यू 3.14। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। रेडियस, रेडियस कितना लिया जाए, तो रेडियस तो पहले अर्थ का भी थोड़ा रेडियस है और जितना हाइट पे है वो, तो अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर प्लस, और कितना ऊपर, ये तो अर्थ का रेडियस हो गया, उससे और कितना ऊपर 35780, बोलो क्लियर है, ये भी हो गया।
डिवाइडेड बाई कितना 3.08, डिवाइड कर देना, जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा आपका। मतलब देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल नीट डायग्राम एंड नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट। ठीक है, एक सोलेनॉइड के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो सोलेनॉइड होता क्या है, कॉपर का वायर लो, ठीक है, और उसको ही स्प्रिंग की तरह घुमा डालो ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लो बैटरी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। तो जब ऐसा आप कनेक्ट करोगे तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो सोलेनॉइड के अंदर जब करंट जाएगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसकी अपनी एक फील्ड लाइंस बनती है ऐसी कुछ, ठीक है, कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है। ये वाला पार्ट बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल। अब मेन तो हो गया, ये तो हो गया डायग्राम। अब इन्होंने बोला क्या लिखना, क्या है लिखने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो कि फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ऐसी ही फील्ड लाइन देखो ऐसी जाएगी घूम फिर के ऐसी आ जाएगी। अच्छा ओके, यहाँ जा नहीं सकते हम ऊपर, बट समझो कि ये ऐसे ऐसे घूम के वापस आ जाएगी, तुमने पढ़ा है ना ऐसे, ठीक है। तो घूम के, तो ये जो फील्ड लाइंस है वो बार मैग्नेट जैसी होंगी, किसकी जैसी होंगी, बार मैग्नेट। दूसरा और क्या लिख सकते हो कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, फिक्स होती है, उसमें कोई चेंजेस होते नहीं है, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट, कंपोनेंट की बात अगर हम करें तो ये बैटरी हो जाएगा, ये सोलेनॉइड हो जाएगा, ये इसके एज हो जाएंगे, इसके अंदर करंट आई मान लो फ्लो हो रहा है, बार मैग्नेट जैसा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करती है। ये जो एरो से बनाओगे इसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन नाम देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप साथ साथ में करते चलो, ये ध्यान रखो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनीवन, कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। फटाफट इसका आंसर देते हैं, सामने समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, डिस्पर्जन है, प्रिज्म के थ्रू क्या किया जा रहा है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक है। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। चलो पहला क्वेश्चन तो वही है कि भाई कौन सा प्रोसेस है, डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट, ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, सनलाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट होती है, और व्हाइट लाइट को हम क्या कर रहे हैं, 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहे हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। नेम द कलर दैट डेविएट मोस्ट, कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा बेंड, देखो अब जैसे ये लाइट रह गई है तो यहाँ पे कुछ लाइट रही है, इतनी बेंड हुई है, कुछ इतनी, कुछ इतनी, कुछ बहुत ज्यादा बेंड हुई है। तो सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, दिख रहा है वी, मतलब वायलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है ना, डेविएट द मोस्ट। दूसरा, नेम द कलर दैट डेविएट लीस्ट, सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, दिख रहा है रेड वाला, तो सबसे कम डेविएट होने वाला रेड है, ठीक है, रेड। और क्या पूछा, नेम एनी वन फेनोमेना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये एक ऐसा फेनोमेना हमें बताना है जिसमें ये सारी चीजें दिखती हो। रेनबो देख लो, रेनबो में सारे कलर दिखते हैं कि नहीं, तो वहां पे डिस्पर्जन हो ही रहा है, ठीक है, तो रेनबो। डिफाइन स्पेक्ट्रम, है ना, तो किसी स्क्रीन के ऊपर, है ना, द पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन हो रहा है ऑन अ स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम, है ना। जो ये सातों कलर हम एक स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, मान लो एक स्क्रीन में ऐसा रख दो सामने, तो उसके सातों कलर उसके ऊपर जो बैठेंगे वो एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसे ही बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो द पैटर्न ऑफ डिस्पर्सन ऑन अ स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट देखते हैं। नेम द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट एसिटिक एसिड, इन्होंने खुद बोला है एसिटिक एसिड, क्या रिएक्टेंट है, एसिटिक एसिड। मतलब CH3 COOH, है ना, CH3 COOH। विच गैस कम्स आउट
एज एफरसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस बाहर निकलेगी इसमें से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाला ही गया है, NaCO3, ठीक है। रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक ऐसा ही रिएक्शन कुछ पढ़ा था। यहाँ से जो गैस बाहर निकलती है वो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है, गैस डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो व्हाट इज द कलर चेंज इन द, अच्छा ओके, इसका आंसर CO2। दूसरा, व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर, अभी थोड़ी देर पहले हमने MCQ में देखा था, कैसा होता है, मिल्की या स्मोकी भी लिख सकते हो आप। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट की जगह हम कोई और चीज का यूज कर सकते हैं। यस, सोडियम कार्बोनेट नहीं यूज करना चाहते हो तो NaHCO3 यूज कर लो, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इससे भी काम बन जाएगा। व्हाट इज NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके डन। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, अच्छा अब खत्म हो गई हमारी चीजें। राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, सबसे पहली बात तो इस एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, कितने यूजेस, 2-3 यूजेस लिखने रहेंगे, जिसमें से एक तो यही लिख सकते हो, विनेगर में इसका यूज होता है ना, मतलब फूड में इसका यूज होता है, ठीक है। फिर डाई बनाने का यूज में इसका यूज होता है, परफ्यूम बनाने में इसका यूज होता है, फिर ईस्टर बनाने में इसका यूज होता है ना, इन सब जगहों पे एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड का। तो इस तरीके से 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करके खत्म किया। एक चीज गाइज अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज आपको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आप जाके अच्छे से सॉल्व करिएगा। 2 × 3.14 × 6400 प्लस 35780 डिवाइडेड बाई 3.08, ये पूरा अच्छे से लर्न करना, समझना इसको थोड़ा, ठीक है। लर्न मतलब सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं। बाकी तो सारे क्वेश्चंस लगभग हमने डिस्कस कर ही लिए हैं और यहीं पे हमारा ये पेपर होता है खत्म। अगर कुछ इसमें भी अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है गाइस कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक कि नहीं सर यहाँ पे तो चलो बता दिया मैंने, बट ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक आपको लगा हो कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो टॉपिक आपको आता ही नहीं होगा शायद। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, उसके बेस पे मैं एक नया सा प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिए, फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पेपर 2024 का। आई होप जिन लोगों ने दिया होगा उनको इजी गया होगा पेपर। अभी आप लोग के टाइम पे 2025 का जो पेपर आने वाला है उसको भी आप देखें, उसके लिए आप तैयार रहें एक्चुअली। तो और भी कुछ पेपर्स हैं जिनको मैं अपलोड करूंगा, उनको आप देखते रहो। मैं हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाते हैं, लिखने आपके पास डाइजेस्ट होगा किसका क्या आंसर लेना है, लिखना है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि समझा रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया और क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक बाकी के वीडियोस भी आते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।